तो बेटे आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट आर एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मीन्स होता है कि कोई भी ऐसा हैबिटेट जहाँ पर आप रहते हैं, सो वो आपका क्या है, वो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रहते हैं, कोई जानवर कोई रहता है, उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है। और जहाँ पे या फिर सपोज करें कोई नहीं रहता, तब भी वो क्या है, एनवायरनमेंट है। अब सपोज करें जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में अगर कोई रहे ना रहे दैट डजंट मैटर, वो एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो वहाँ के खुद के कुछ फीचर्स होंगे। सो एनवायरनमेंट जो है वो फर्दर डिवाइड है टू पार्ट्स में, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो नेचुरल एनवायरनमेंट हम जानते हैं जो जिसमें सिर्फ नेचर से रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम और हमने जो चीज़ें बनाई हैं या हमसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इंसानों ने बनाया है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी जहाँ पर होंगी वो एनवायरनमेंट कैसे कहलाएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप एक स्कूल देखें तो स्कूल के अंदर जो होता है बेंचेस होती हैं, बिल्डिंग है, फैंस हैं, ये ह्यूमन क्रिएशन है सर। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ना कि नेचुरल एनवायरनमेंट है। बट अगर हम किसी एक फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और वाटर है, सॉइल है, तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। सो वो आपका क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल आप लिखें, दैट इज सपोज करें कोई एक विलेज सिटी हम अगर मान लें, सिटी जो है वो एक क्या है, एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन एनवायरनमेंट का। और अगर नेचुरल का देना है तो एक आप दे सकते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फर्दर नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब वहाँ पे जो चीज़ पाई जाती है वो एलिमेंट्स होते हैं। सो अगर हम नेचर में जाएं तो नेचर में क्या कौन कौन होगा, लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स को ही हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स और बायोटिक सेम चीज़ है। इसमें कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आते हैं, जंगल में ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो, प्लांट्स पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जो स्मॉल माइक्रोब्स है वो भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये लिविंग थिंग्स है, या फिर आप कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट। याद रखना आप लोग, बायोटिक कंपोनेंट। और ये जो है ये फिजिकल एलिमेंट्स है, सारे ये सब फिजिकल एलिमेंट्स हैं। और ये फिजिकल एलिमेंट्स बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है। और ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल क्या है, एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐसे ही फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स को आप फिजिकल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो फिजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जो आपके नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होंगे और अबायोटिक होंगे। तो समझिएगा ध्यान से, नेचुरल लिविंग थिंग और अबायोटिक सेम चीज़ है। देखो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक तो होते हैं जो इंसान ने बनाया, और नॉन लिविंग थिंग्स वो भी होते हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए। एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम बेंच बनाया हमने तो बेंच नेचर में नहीं था, बेंच को इंसान ने बनाया। बट अगर हम बात करें इसकी वाटर की बात करें तो वाटर एक लिविंग थिंग तो है नहीं, तो वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है। लेकिन नॉन लिविंग नेचुरल नॉन लिविंग है, इंसान ने नहीं बनाया उसको। तो ये डिफरेंस है नॉन लिविंग में और अबायोटिक में। अबायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो नेचर में होती हैं, नॉन लिविंग। सो नेचुरल नॉन लिविंग, इसलिए मैंने नॉन लिविंग नहीं लिखा, सिर्फ मैंने क्या लिखा है आपके लिए, नेचुरल नॉन लिविंग। इसका ध्यान रखिए, ये जो नेचुरल नॉन लिविंग, इन्हीं नेचुरल नॉन लिविंग को क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, लैंड आ जाता है, वाटर आ गया, एयर आ गया, इसके अलावा आप सॉइल को भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, सनलाइट को इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट है, या फिर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इसे इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आपको समझ में आ गया ये कि एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में सिर्फ नेचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, और नेचर से रिलेटेड चीज़ दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल होती है जो अबायोटिक होती है, नेचर में जो नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, और बायोलॉजिकल है नेचर में जो लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। जो नेचर में लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम लोग एबायोटिक कहते हैं। तो आगे अगर हम बात करें ह्यूमन एनवायरनमेंट,
ह्यूमन एनवायरनमेंट में मैंने आपसे बताया था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होंगे उसमें क्या इंक्लूड है कि ह्यूमन बींग्स देयर क्रिएशन, उन्होंने जो चीज़ें बनाई है, जैसे कि हमने बिल्डिंग्स बनाए हैं, आगे फर्दर आपने लिखा है रोड्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए हैं, या हम जहाँ पे काम करते हैं जैसे कि फार्म है, तो फार्म अगर एग्रीकल्चर हम करते हैं तो जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं हमारे, तो उन्हें भी किस में रखा जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। जो खेत होते हैं हमारे, फार्म्स होते हैं, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है, ना कि नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो है वो आपका किस में आ जाएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट में। बट अगर हम बात करें फार्म्स की, तो वो किस में आ जाएगा, आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें जैसे फार्म हो गया, इंडस्ट्री, जो कारखाने होते हैं वो इंसान नहीं बनाए हैं, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, या फिर कोई पुलिस स्टेशन हो गया, वो भी क्या है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट है। जहाँ भी ह्यूमन है और ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगी, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया कि एनवायरनमेंट कितने तरह के होते हैं और उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब हमने बात करी थी अभी कि जो आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट है और जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इवन आपके फिजिकल एलिमेंट जो होंगे, बायोलॉजिकल एलिमेंट में, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम बात करें सन, हम जानते हैं सन जो है, सन है वो फिजिकल एलिमेंट है, और सन से एनर्जी मिलती है किसको, फिजिकल एलिमेंट्स को, जैसे कि एयर, वाटर और लैंडफॉर्म। कैसे, एयर में जो चेंजेस आते हैं, कभी एयर मतलब जो एयर का फ्लो ज़्यादा होता है, ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपने पढ़ा होगा, तो एयर का जो फ्लो होता है कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो एयर का जो फ्लो है वो किसकी वजह से मेंटेन होता है, वो सनलाइट की वजह से मेंटेन होता है। अगर हम वाटर की बात करें, जो वाटर में चेंजेस आते हैं, मतलब वाटर है वो इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट वो क्लाउड में चेंज हुआ, क्लाउड से फिर कंडेंस होके फिर जो रेनफॉल होती है, सो रेनफॉल जो होती है वो किसकी वजह से होती है, सनलाइट की वजह से होती है। लैंडफॉर्म्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, ज़मीन जो होती है हमारी, कहीं पे सूखी ज़मीन है, कहीं पर जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, सो वो भी किस पर डिपेंड करता है, वो सनलाइट पर डिपेंड करता है। सो सनलाइट, सन से एनर्जी हमें मिल रही है, वो एनर्जी इसमें काम आ रही है, तो किसको चेंज कर रही है, फिजिकल एलिमेंट को, और इनके चेंज होने से इफेक्ट पड़ रहा है किस पर, बायोलॉजिकल। कैसे समझते हैं वो भी, अगर वाटर चेंज हो रहा है तो रेन क्या होता है, चेंज होता है, रेन पैटर्न चेंज होता है। रेन पैटर्न के चेंज होने से जो आपके प्लांट्स हैं, फिजिकल बायोलॉजिकल भी क्या आता है आपका, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे चेंज आता है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, अदरवाइज तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। क्या आप ऐसे कह सकते हैं, फिजिकल एलिमेंट के बदले आप एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है आपका, एयर आता है, वाटर आता है और लैंड फॉर्म्स आते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं। चाहे वो प्लांट है उस पर भी फर्क पड़ता है, एनिमल्स है उस पर भी फर्क पड़ता है, इन सब पे। तो ये एक दूसरे पे क्या है, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे आप यहाँ डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, एयर, वाटर और सॉइल में चेंज आने पर किस पे चेंज पड़ता है, चेंजेस आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे। तो हम जानते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स चेंज आते हैं। अब प्लांट्स जो है, अगर सपोज करें एयर से प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ब्रीदिंग करता है, और क्या ब्रीद आउट करता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो होता है वो हमें किसके लिए चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर वाटर है, तो वाटर अगर ज़्यादा होगा तो वाटर के ज़्यादा होने से जो फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स या फिर जो है क्या कहते हैं उसे, वेजिटेबल्स है या फिर ग्रेन्स हैं, तो वो हमें इंसानों को मिलता है। और जो एनिमल्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो टग अप सॉइल। आप देखें सॉइल एक कैसा है, सॉइल है वो एक अबायोटिक कंपोनेंट है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो इस पर इफेक्ट कर रहा है, अबायोटिक कंपोनेंट पे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, मिली-जुली, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती है। सो इसी में पढ़ना है इंटरेक्शन बिटवीन हमें फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये सारे जो एनवायरनमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक पे कुछ भी इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो दूसरे पर भी पड़ता है। तो एक दूसरे क्या है, रिलेटेड है। फर्दर आप इसे उतार लें, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।
तो हमने बात कर लिया ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स होते हैं और उनकी जो क्रिएशंस होती हैं वो सब चीज़ें हैं। बट अगर हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नेचुरल एनवायरनमेंट 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका लिथोस्फीयर, सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर, थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ है आपका बायोस्फीयर। अब इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। चार जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये एक दूसरे कैसा अलग है। देखिए लिथोस्फीयर जो होता है सॉलिड पोर्शन ऑन अर्थ पर जितनी भी जो भी जगह सॉलिड है वो सारी जगह, यानी कि आप कह सकते हैं जमीन है, लैंड है, ठीक है, वो आपका क्या है लिथोस्फीयर है। अब वो लैंड जो है वो पानी के अंदर भी जमीन है और पानी के ऊपर भी जमीन है, वो सारी जो चीजें वो क्या हो जाती है लिथोस्फीयर के अंदर आती है, सिर्फ लैंड है, ठीक है। सो अगर लिथोस्फीयर को और थोड़ा डिटेल में अगर हम पढ़ें तो लिथोस्फीयर जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है अर्थ का, रॉक मटीरियल जिसमें पत्थर वगैरह पड़े होते हैं वो सब जो होता है वो लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। और अर्थ अगर हम बात करें, अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। तो बेसिकली अभी हम जो खड़े हैं वो किस पर खड़े हैं, अर्थ के क्रस्ट पर ही खड़े हैं। सो अर्थ जो है वो किससे बना है, रॉक मटेरियल से बना हुआ है और रॉक का जो अर्थ के सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो हम क्या बोलते हैं क्रस्ट। अब इसमें जो लिथोस्फीयर है इसके दो हिस्से, 29% जो है 29% जो है वो लैंड है, मतलब ज़मीन है जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, हम घर बनाते हैं, और 71% जो है लिथोस्फीयर का वो पानी के अंदर है जो आपको दिखाई नहीं देता। अगर पानी को हटाएंगे तो पानी के नीचे ज़मीन है, तो वो ज़मीन किस में आती है लिथोस्फीयर के अंदर आती है, बट उसे हम देख नहीं पाते क्योंकि पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। बट 29% जो है जहाँ पर हम आप रह रहे हैं इस वक्त वो आपका क्या है 29% है, ठीक है। चलिए अब इस 29% में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंड फॉर्म्स कौन कौन से इसके अंदर, जो लिथोस्फीयर है उसमें माउंटेन आ जाते हैं, जो पहाड़ होते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं और प्लेन्स आ जाते हैं। जो समतल जगह होते हैं वो प्लेन्स होती हैं, और प्लेट्यूज क्या होते हैं, जो छोटे पहाड़ जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेट्यूज। ये सारी जो चीज़ें हिल्स हो गया, ठीक है ना। सो ये सारी जो जगह है लैंड फॉर्म्स है, ये किससे रिलेटेड है, लिथोस्फीयर के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। डेजर्ट भी किसमें आता है आपका लिथोस्फीयर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कौन सा एनवायरनमेंट होता है, जो आपका पानी वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज में कौन माना जाता है, ओशियन है, रिवर है, सी है, समुद्र है, और लेक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के जो पानी है जो मोटर से आप खींचते हैं वो भी किसके अंदर आ जाता है आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर। और आप जानते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो कितना परसेंट है 71%, मतलब जितने जगह जमीन की जितने जगह पे पानी है वो सारा का सारा किसमें आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के जो एनवायरनमेंट है उसके खुद के जानवर होते हैं, मतलब पानी खुद के जानवर होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या होता है डिफरेंट होता है। सो इसीलिए जो लैंड है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और वाटर का जो एनवायरनमेंट वो डिफरेंट है। तो जो लैंड का एनवायरनमेंट है उसके अंदर आएगा लिथोस्फीयर के अंदर, और वाटर का जो एनवायरनमेंट है उसमें आएगा हाइड्रोस्फीयर के अंदर। अब इसका ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हाइड्रोस्फीयर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोग जानते हैं जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी होती है, उसमें पानी चाहिए, पीने के लिए हमें पानी चाहिए, हमें डेली जो हम काम करते हैं पानी चाहिए, वो पानी कहाँ से आता है, वो हाइड्रोस्फीयर से आता है। इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उन्हें शिप्स के जरिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया जाता है, तो उसके लिए भी हमें वाटर बॉडीज की ज़रूरत पड़ती है, जो ओशन है या फिर सी है, इसके ज़रिए ही हम क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर्स है उन्हें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में इसका काम आता है। तीसरा मरीन लाइफ, जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, मतलब मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस हैं, या और भी जो अदर एनिमल्स हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमें हाइड्रोस्फीयर की रिक्वायरमेंट है। अब वो जो फिशेज हैं वो लैंड पे तो रह नहीं सकती, तो उसको सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा फूड एंड मिनरल्स, हमें वाटर से फूड और मिनरल्स मिलते हैं। फिश हम जानते हैं जो एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो फिश है वो खाते हैं, सो हमें फूड मिलता है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे जो ऐसे पर्ल्स हैं या फिर कई ऐसे आपके ओर्स हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं। सोडियम है, तो सोडियम आपको कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है। सो हमें फूड भी मिलता है वहाँ से, मिनरल्स भी मिलता है, इसलिए हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही जगह पर हम लोग रहते हैं और यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं, और हमारे लिए हाइड्रोस्फीयर की भी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर,
सो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में बेसिकली क्या होता है, एयर अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ जो एयर है, वो एयर का जो एनवायरनमेंट है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। आप ये कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर सिर्फ लैंड है, लैंड के ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो पूरा एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर, अभी इस वक्त हम एटमॉस्फेयर में हम, और जो नीचे हमारे है जहाँ पर हमारा घर बना हुआ है वो आपका क्या है, लिथोस्फीयर है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज होती हैं, उनमें कौन कौन से गैस होते हैं, आपका पहला फर्स्ट गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 78%। देन जो सेकंड एबंडेंट गैस है वो आपका है ऑक्सीजन, जो कि आपका 21% है। इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैस है, और इनका जो टोटल परसेंटेज है वो है 1%। तो एटमॉस्फेयर में तीन अलग डिफरेंट टाइप, मेन जो गैसेज है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी इसके अलावा अदर गैसेज, लेकिन उनका परसेंटेज क्या है, कम है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, सिर्फ एयर जहाँ पे है वो आपका जो है क्या कहलाएगा, वो एटमॉस्फेयर रहेगा। फर्दर एटमॉस्फेयर के फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में तो हमको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बायोस्फीयर, पहले आपसे बता रहे उसके बाद हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे। हाँ बेटे, सो हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, आपने तीनों पढ़ लिया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लिथोस्फीयर, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ पर सिर्फ लैंड ही लैंड है, जहाँ भी लैंड है वहाँ कहीं ना कहीं वाटर भी होगा और वहाँ पर एयर भी होगा। लैंड के ऊपर क्या होगा, एयर भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आपका मान लिया अर्थ का कोई पार्ट है जहाँ पर सिर्फ एयर है और लैंड ही है, या ऐसा भी पार्ट नहीं हो सकता कहीं पर जहाँ पर लैंड है एयर नहीं है। सो ये तीनों स्फीयर मिलाकर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलाकर आप क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, सो बायोस्फीयर जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो बात करते हैं जब अर्थ में लाइफ की बात करते हैं, लाइफ क्यों है, क्योंकि अर्थ में क्या है, बायोस्फीयर है। अगर आपका सिर्फ लिथोस्फीयर हो लाइफ पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोस्फीयर हो उसमें भी पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ एटमॉस्फेयर हो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और ये तीनों स्फीयर मिला क्या मानते हैं, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर के कारण अर्थ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर के मेजर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं उसके, बट उसके मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है, एक है प्लांट किंगडम और सेकंड है एनिमल किंगडम। और इनका जो इंटरेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो बायोस्फीयर में ही होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों मिलते हैं। आप एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ओशियन हो सकता है, वो ओशियन में फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या, आपका वाटर आ गया, और बायोलॉजिकल में क्या क्या, उसमें रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो बायोलॉजिकल प्लांट्स हैं वो है। तो अगर हम बात करें ओशियन जो किससे मिलकर बना है, वाटर और प्लस आपका मरीन जो लाइफ है, इन दोनों से मिलकर बना है। तो एक इसके अंदर क्या है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट और सेकंड आपका क्या है, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो कोई भी इकोसिस्टम तभी बन सकता है जब उसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट हो और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों एक साथ हो, को एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वो ओशियन हो सकता है, बहुत बड़ा होगा ओशियन, या फिर एक छोटा सा भी हो सकता है, जैसे कि आपका स्मॉल पॉन्ड होता है, आपके घर के आगे कोई तालाब है, सो वो भी क्या किसमें आ जाएगा, एक इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगी। उसका खुद का एक प्लांट स्ट्रक्चर होगा, उसमें एनिमल्स होंगे। सो ओशियन का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। फील्ड अगर हम बात करें, अगर जैसे खेत है तो खेत में जो है पानी अलग होगा, पानी अलग, उसमें जो जानवर होंगे वो बड़े जानवर नहीं होंगे, उसके अंदर जानवर छोटे होंगे। प्लांट्स भी जो होंगे वहाँ बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे घास फूस होंगे। सो फील्ड का इकोसिस्टम अलग है। सो इकोसिस्टम जो होता है वो दोनों के मिलने से बनता है फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल, और उनमें अलग अलग तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, सो इकोसिस्टम जो होता है वो कहाँ पे होता है, आपका जो नेचर में होता है। और ह्यूमन में जो होता है आपको क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो एक मॉल भी एक ह्यूमन एनवायरनमेंट है, स्कूल एक ह्यूमन एनवायरनमेंट है, आप जहाँ पे काम करते हैं वो भी एक ह्यूमन एनवायरनमेंट है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट भी अलग अलग तरह का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट तरह का होता है। हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। फाइनली आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आप अपने बुक्स को रीड करें और कोई डाउट्स हैं